नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जादौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन डाला था आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि चार समान आवेश है, आपके पास में चार आवेश है और चारों ही क्या है, समान है, और प्रत्येक का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम है ना। आपके पास में चार आवेश है, इसका सॉल्यूशन मैं साथ साथ में करता जाता हूँ। आपके पास में चार आवेश है, तो मैंने मान लिया चार आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, ये आपके चार आवेश है, और प्रत्येक आवेश का मान कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम। तो मैंने प्रत्येक आवेश को किसके बराबर कर दिया, 2 माइक्रोकूलम के बराबर कर दिया। माइक्रो मतलब 10 की घात -6 का एक्स अक्ष पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, आपके एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। और एक क्रमशः इनकी देखो स्थिति दे रखी है। पहला आवेश है आपका वो 0 सेंटीमीटर पर स्थित है, दूसरा आवेश आपका 2 सेंटीमीटर पर स्थित है एक्स अक्ष पर, तीसरा आवेश आपका 4 सेंटीमीटर पर स्थित है, और चौथा आपका 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो ये चार आवेश है आपके, ये लगातार सेंटीमीटर पर स्थित है, ठीक है, दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश स्थित होगा ना, उस आवेश पर बाकी सभी आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है, उस बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है। चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे एक्स अक्ष से ही आपका यहाँ पर क्या कहा है, एक्स अक्ष पर ये सारे आवेश स्थित है, तो आपको एक एक्स अक्ष बना दिया अपन ने ना, एक एक्स अक्ष बना दिया। अच्छा, अब ये देखिए 0 सेंटीमीटर, ये एक्स अक्ष है, ये किसमें दे रखा है आपको, सेंटीमीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा है बेटा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, फिर आपका 2 सेंटीमीटर, फिर आपका 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद में आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लिया देखिए इस तरह से होगा 0, 2, 4 और 8 ऐसे सेंटीमीटर दे रखे हैं। अब जो 0 सेंटीमीटर है उस पर एक आवेश है जिसको आपने Q1 मान लिया, 2 सेंटीमीटर पे एक आवेश है जिसको आपने क्या कहा है, Q2, 4 सेंटीमीटर पे जो आवेश है इसको आपने क्या है, Q3, और 8 सेंटीमीटर पे आवेश है इसको क्या है, Q4। तो ये चारों आवेश है, ये इस तरह से उपस्थित है 0, 2, 4 और 8 पर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, और प्रत्येक आवेश का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये सभी आवेश कितने के हैं, 2 माइक्रोकूलम के हैं। आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 सेंटीमीटर, अब ये 2 सेंटीमीटर में जो Q2 आवेश उपस्थित है ना, इस Q2 आवेश पर लगने वाले परिणामी बल, मतलब कुल बल है ना, लगने वाला कुल बल का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो इस Q2 आवेश के पास में कितने आवेश उपस्थित है, एक Q1 उपस्थित है, एक Q3 उपस्थित है, एक Q4 उपस्थित है। ये तीन आवेश इस Q2 पर उपस्थित है ना। तो ये तीनों ही आवेश इस Q2 पर अपना अपना बल लगाएंगे। आ रही बात समझ में, Q2 आवेश पर के आसपास में देखिए Q1, Q3 और Q4 तीन आवेश उपस्थित है, तो ये तीनों आवेश क्या करेंगे, Q2 पर बल लगाएंगे। आ रही बात समझ में, स्थिर विद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के प्रभाव के कारण। अब यहाँ पर देखिए सभी आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं, क्योंकि देखिए सभी प्लस दे रखे हैं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6 कूलम, है ना। तो प्रत्येक आवेश का मान कितना है, 2 गुना 10 की घात -6 कूलम आवेश है। प्रत्येक आवेश का मान कितना है, 2 गुना 10 की घात -6, मतलब प्रत्येक सभी आवेश क्या है, धनात्मक प्रकृति के हैं। तो ये सभी आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सहजातीय आवेश है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, Q2 पर बाकी जितने भी आवेश है जो बल लगा रहे हैं उन बलों का मान निकाल के उनका योग करना है। ठीक है, वो आपका आंसर होगा, परिणामी बल निकालना है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं Q2 पर, Q1 आवेश है, ये बल लगा रहा है ना। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए Q2 है यहाँ पर उपस्थित, Q1 यहाँ पर उपस्थित है। ये Q1 क्या करेगा, Q2 पर बल लगाएगा। अच्छा, बल की दिशा किस तरफ होगी, दोनों देखिए समान प्रकृति के आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये Q1 है, ये इसको इस दिशा में बल लगाएगा, है ना। इसको मैंने मान लिया, मैं बिंदु मान लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे ये अपने बिंदु ए हो गया, इसको बिंदु बी मान लिया, ये सी और इसको डी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बल होगा, इसको क्या बोलेंगे, एफ ए बोल देंगे, एफ ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी।
तो ये एफ ए वेक्टर का मान क्या होगा, एफ ए वेक्टर बराबर कितना आएगा, एफ ए वेक्टर बराबर आएगा के Q1 Q2, किन दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है, Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य बल लग रहा है ना, तो एफ के Q1 Q2 बट्टा इनके मध्य की दूरी कितनी है। अब देखिए ये तो 0 सेंटीमीटर पर उपस्थित है, ये 2 सेंटीमीटर पर उपस्थित है, तो मध्य की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो गई ना, 0 से लेकर के 2, तो 2 सेंटीमीटर हो गई, तो मध्य की दूरी कितनी होगी बेटा, 2। अच्छा ये 2 सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन अपन तो यहाँ पर MKS में बात करते हैं, मतलब सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 100 से क्या कर देना, भाग दे देना, ठीक है। 100 से क्या कर दोगे आप, इसका भाग दे दोगे, 2/100, और इसकी घात कितनी, देखिए r दूरी की घात, दूरी का स्क्वायर करते हैं ना, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा इसके साथ ही आपको दिशा को भी प्रदर्शित करना है, क्योंकि आप यहाँ अपन ने वेक्टर के रूप में प्रदर्शित किया है ना, तो आपको दिशा के रूप में भी इसको प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो दिशा के रूप में कैसे बताओगे, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ, तो एक्स अक्ष के लिए देखिए ना, इस इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। एक्स अक्ष के लिए अगर आप इकाई सदिश की बात करते हो, है ना, तो वो क्या होता है, आई कैप होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है इसका, आई कैप, तो आई कैप हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए ये तो इसकी धनात्मक दिशा है, और ये इसकी क्या होगी, ऋणात्मक दिशा होगी। धनात्मक दिशा के लिए तो प्लस का आई कैप आएगा, ऋणात्मक के लिए क्या आएगा, माइनस का आई कैप आएगा। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए इसकी दिशा आई कैप। अच्छा एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस फॉर्मूले में, जैसे आपने कभी बोटिंग वगैरह की है ना, कभी नाव में कभी बैठे हो, तो वहां पर क्या होता है, छोटी सी नाव होती है, उसमें पीछे है ना जो आदमी बैठा होता है ना, उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है, ठीक है। उस डंडे को घुमाता है तो नाव उस दिशा में गति करना स्टार्ट करती है। आ रही बात समझ में, ना पीछे जो डंडा होता है उस डंडे को जिस दिशा में घुमाएगा ना, तो नाव उस दिशा में गति करती, मतलब जो नाव की दिशा है ना, उस दिशा का निर्धारण वो पीछे वाला डंडा करता है ना। तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, तो ये आपकी एक नाव है, ये पूरी आपकी एक नाव है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ना, ये दिशा को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आई कैप, तो ये आई कैप दिशा के अंदर बल लग रहा है। आ रही बात समझ में, प्लस का आई कैप है तो प्लस के आई कैप दिशा में बल लग रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो के का मान तो हमें पता होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1, आपको पता है Q1 Q2 सभी आवेशों का मान तो सेम है, कितना है 2 माइक्रो कूलम, क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर लगा देंगे। Q1 की जगह क्या लगाएंगे, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम, कूलम को लिखने की जरूरत नहीं है, मात्रक नहीं लिखेंगे। अच्छा Q2 का मान भी कितना है, इतना ही है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम बट्टा, अब देखिए 2/100 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भाग दे दूं 100 का, तो कितना आएगा 0.02 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा आई कैप। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, एफ ए वेक्टर बराबर कितना आ गया। अच्छा इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 गुणा, अब देखिए 10 की घात 9 इधर, इधर 10 की घात माइनस का 6, इधर भी 10 की घात माइनस का 6, अंश समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 9 माइनस 6 मतलब कितना रहेगा 3, 9 में से 6 के पीछे कितना रहा 3, प्लस का 3 रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। अच्छा 3 और इधर माइनस का 6 है तो कितना रहेगा माइनस का 3, तो 10 की घात हमारे क्या रह जाएगी माइनस की 3, गुणा में क्या रहेगा 2, है ना, 2 और दोनों इसको 4 कर देते हैं, 2 गुणा 2 मतलब कितना 4 कर लिया, इसको 4 लिख दिया, ठीक है बट्टा। अब देखिए 0.02 इसका स्क्वायर करना है। अब ये पॉइंटों में अपन ना जोड़वा की गुणा करेंगे, इससे अच्छा क्या करते हैं इसको वापस, वो पहली वाली कंडीशन थी ना, ये पॉइंट हटा के बट्टे में 100 कर दिया, ठीक है। अब इसका ही पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसको आप आगे सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 बट्टा 100 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 10,000, है ना आई कैप। तो 9 गुणा 10 की घात माइनस का 3 गुणा 4 बटा 4। अच्छा यहाँ पर देखिए 10 की घात, अच्छा इसको है ना 10,000 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो 10 की घात 4 लिख सकते हैं ना, और 10 की घात नीचे 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की घात माइनस का 4 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ये 10 की घात इसको 4 के रूप में लिख लिया आपने, ठीक है 10,000 है, 10 की घात 4 के रूप में लिख लिया। अच्छा ये नीचे बट्टे में दे रखा है, इसको ऊपर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 10 की घात माइनस का 3 नीचे 10 की घात माइनस का 4, तो काटेंगे
तो पीछे इधर इधर क्या रह जाएगा, एक 10 की घात माइनस का 1 रह जाएगा। तो हमारे पास में क्या रहेगा, 9 रह गया ऊपर तो, और नीचे क्या रहेगा, 10 की घात माइनस का 1। तो यहाँ पर एफ ए वेक्टर, अच्छा साथ में अपनी दिशा भी तो है आई कैप के रूप में है ना, तो आई कैप भी लिखना है। अच्छा ये 10 की घात माइनस का 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 1 प्लस का 1 है ना। 9 का गुणा करेंगे 10 की घात 1 मतलब 10 से, 9 का गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा, 90, आई कैप साथ में है, ठीक है 90। तो क्या आ जाएगा हमारा 90 आई कैप। तो यहाँ पर जो ये बिंदु O पर जो सॉरी O सेंटीमीटर पर जो आवेश Q1 उपस्थित है, ये Q2 पर जो बल लगा रहा है ना, एफ ए वेक्टर इस दिशा में, तो उस बल का मान कितना आ गया आपके, 90 आई कैप बल का मान आ गया है ना। अब देखिए, अब इसी तरह से आप बाकी आवेशों द्वारा भी इस पर बल लगेगा, उसका मान निकालेंगे। जैसे अब देखिए Q3 है, ये Q3 आवेश है, Q2 पर बल लगाएगा। अच्छा ये किस दिशा में बल लगाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं क्योंकि समान आवेश है, तो ये इसको धक्का देगा, तो धक्का देगा तो अपनी तरफ तो खींचेगा नहीं, धक्का देगा मतलब आगे आगे धकेलेगा, तो इस दिशा में बल लगाएगा। अच्छा ये कौन से बिंदु सी पर उपस्थित है ना, तो एफ सी वैक्टर, ठीक है। इस बल की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। एफ सी वैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे कर लेते हैं। एफ सी वैक्टर क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया, सॉरी हाँ Q2 पर लगाया गया बल है ना, Q3 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है ना, Q3 है वो Q2 पर बल लगा रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो एफ सी वैक्टर सूत्र आपके पास में के, यहाँ पर देखिए Q2 गुणा Q3 होगा, यहाँ पर क्या है Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर Q2 और Q3 है ना, तो यहाँ पर Q2 गुणा Q3 बट्टा इनके मध्य की दूरी देखो, यहाँ पर देखिए ये देखिए 2 सेंटीमीटर पर है, ये कितने पर है 4 सेंटीमीटर पर, तो 4 में से 2 के पीछे कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर, तो इनके मध्य की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको सीधा लिखूंगा 2 गुणा 10 की घात 2 बट्टा 100 कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है ये सेंटीमीटर को अपने किसमें चेंज किया, इसको मीटर में चेंज कर दिया, तो 100 का भाग दे दिया इसका स्क्वायर। अच्छा दिशा, अब देखिए यहाँ पर पहला वाला जो ये एफ ए वेक्टर था, ये तो देखिए आई कैप की दिशा में आ रहा है, लेकिन ये क्या है आई कैप की विपरीत दिशा में जा रहा है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9 के का मान, Q2 का मान कितना है, सभी आवेशों का मान समान है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, Q3 का मान भी कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बट्टा, अब देखिए 2 है ना, 2 बटा 100 है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 को यूं का लिख लेता हूँ, ये 100 बट्टे का है ना, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, और 10 की घात 2 नीचे रहेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात माइनस का 2 हो जाएगा, तो गुणा 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर। अच्छा अब ये 9 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 4 गुणा 10 की घात, अब देखिए अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 9 में से 6 जाएगा पीछे कितना रहेगा 3, 3 में से माइनस का 6 जाएगा पीछे कितना रहेगा माइनस का 3, 10 की घात माइनस का 3 बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 काट दिया आपने, ठीक है। अच्छा अब इसका भी मान सेम यार, अच्छा यहाँ पर आई कैप भी तो है ना, माइनस का आई कैप है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का आई कैप। तो आपके देखिए यहाँ पर 10 की घात माइनस का 4 है, काट दो इसको, तो 10 की घात माइनस का 1 आ जाएगा, ये 10 की घात माइनस का 1 ऊपर लेके गए तो 9 गुणा 10, ठीक है, और साइड में क्या आ जाएगा आई कैप, तो 9 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आई कैप, और किस में आएगा ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 90 आई कैप, एफ सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 90 आई कैप। इसको अपन ने ले लिया था इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट ले लिया था, इसको ले लिया सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड के लिए करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और तीसरा आवेश अपने पास में है Q4, ये भी इसके ऊपर इस Q2 आवेश के ऊपर बल लगा रहा है। अच्छा इसकी दिशा भी किस तरफ होगी, इस दिशा में ही होगी, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है इसको धक्का दे रहा है ना, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, इस दिशा में होगा। ये कौन सा है, किस बिंदु पर उपस्थित है, डी पर है ना, तो एफ डी वैक्टर, ठीक है, इस दिशा में। अच्छा अब देखो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए ये 2 सेंटीमीटर पर उपस्थित है, ये 8 सेंटीमीटर पर उपस्थित है,
तो 8 में से 2 गया, पीछे कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो इनके मध्य की दूरी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो अब आवेश Q4 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल Q4 ने Q2 पर बल लगाया, उस बल का मान निकालेंगे अपन। एफ डी वेक्टर के Q4 Q2 बट्टा आर का स्क्वायर, इनके मध्य की दूरी कितनी थी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेता है तो 6 गुणा 10 की घात माइनस का 2, सीधा कर रहा हूं मैं, ठीक है, का स्क्वायर। अच्छा, दिशा किस तरफ होगी इसकी, माइनस के आई कैप की दिशा में होगी, माइनस का आई कैप लगा दो, सॉल्व करो इसको, ठीक है। चलो, तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q4 का मान कितना होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, इसका मान भी कितना होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बट्टा, अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 10 की घात माइनस का 4, और साइड में क्या आ जाएगा माइनस का आई कैप, काटो। अब देखो 9 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 4 गुणा, अब देखो यहाँ पर तो सीधा अपन लिख लेते हैं, पहले भी करके आ चुके हैं, 10 की घात माइनस का 3 आ जाएगा, अंश समान घाते जोड़ देंगे तो घाते जोड़ देंगे बट्टा 36, 9 एकम 9, 2 18, 2 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 का दिया भाग इधर एक बार जाएगा, अच्छा बट्टे में क्या है 10 की घात माइनस का 4, अब माइनस के 4 यहाँ पे काटेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और साइड में क्या आएगा माइनस का आई कैप। तो आपके पास में देखिए 10 की घात माइनस का 1 ही रहा है और कुछ तो रहा ही नहीं है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 मतलब 1, 10 की घात प्लस का 1 मतलब क्या हो गया 10 ही हो गया ना, और साइड में क्या आएगा आई कैप। तो एफ डी वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास में माइनस का 10 आई कैप, ठीक है। ये तो आपने क्या किया, इन सभी आवेश है, देखिए प्रत्येक आवेश के द्वारा इस Q2 आवेश पर जो बल लगा है उस बल का मान आपने निकाल दिया, ये हो गया आपका तीसरा बल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नानुसार प्रश्न गिर गया, अब आपको क्या करना है परिणामी बल निकालना है, क्या करना है बेटा परिणामी बल मतलब कुल बल का मान निकालना है। इन सभी बलों को क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना होगा, जिससे आपका कुल बल का मान निकलेगा। अच्छा, दिशा भी प्रदर्शित करनी है क्या, बल का मान निकालोगे और दिशा तो अपने आप निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुल बल का मान निकालते हैं, ठीक है। परिणामी बल एफ नेट, परिणामी बल क्या होगा हमारा, लिखते हो परिणामी बल, परिणामी बल एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो क्या है Q1 वेक्टर है, ये इसके ऊपर बल लगा रहा था, एफ ए वेक्टर बल लगाया, Q3 आवेश है, ये इसके ऊपर Q2 पर बल लगा रहा है, एफ सी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर, Q4 आवेश है, ये भी Q2 पर बल लगा रहा है, एफ डी वेक्टर प्लस का एफ डी वेक्टर, ये 3 बल लग रहे हैं। एफ ए वेक्टर का मान कितना है, कितना निकाला था हमने 90 आई कैप, ठीक है। तो एफ ए वेक्टर की जगह क्या लिख लेंगे अपन 90 आई कैप कोष्टक में, प्लस एफ सी वेक्टर का मान कितना निकला था हमारे माइनस का 90 आई कैप, ठीक है। तो एफ सी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 90 आई कैप, प्लस एफ डी वेक्टर का मान कितना निकला हमारे, ये भी देखिए माइनस का 10 आई कैप, तो माइनस का 10 आई कैप, 90 आई कैप, अच्छा माइनस प्लस माइनस माइनस 90 आई कैप, और प्लस माइनस माइनस का 10 आई कैप, ठीक है। अब ये देखिए 90 आई कैप में से 90 आई कैप चला जाएगा, पीछे कितना रहेगा माइनस का 10 आई कैप, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 10 आई कैप, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। और इसकी दिशा भी देख सकते हो आप, इसको है ना 10 को बाहर ले लो और माइनस के आई कैप को अंदर की तरफ ले लो, तो इसकी दिशा का भी आपको निर्धारण हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस इन सभी आवेशों के कारण, ये Q1 है, Q3 है, Q4, इनके कारण जितने भी बल लगेंगे ना, उन सब बलों का जो परिणामी बल होगा उसका मान कितना होगा 10 आई कैप के रूप में होगा, और इसकी दिशा किस तरफ होगी, ये आई कैप की विपरीत दिशा में इस तरफ दिशा होगी, तभी तो माइनस आई कैप देखिए आ रहा है ना, ये प्रदर्शित कर रहा है।
कि इसकी दिशा किस तरफ होगी, इस आई कैप की विपरीत दिशा में होगी, और मान कितना आ रहा है 10 आई कैप। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हाँ, देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 समान आवेश, प्रत्येक का मान कितना है, क्यू मान का है, ठीक है। क्यू मान के हमारे पास में 4 समान आवेश है और ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक वर्ग बना देते हैं। एक अपन ने बना दिया वर्ग। वर्ग कैसा होता है, ऐसा होता है ना जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इन इस वर्ग के कोनों पर 4 आवेश उपस्थित है और प्रत्येक का मान कितना है, क्यू मान का है। तो ये क्यू मान का एक आवेश यहाँ पर उपस्थित, एक क्यू मान का आवेश यहाँ पर उपस्थित, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको मैंने मान लिया बिंदु ए, इसको बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी, ये 4 बिंदु आ गए। अच्छा, कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर बाकी जो शेष आवेश है इनके कारण जो परिणामी बल लग रहा है उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, अच्छा यहाँ पर देखिए भुजा भी दे रखी है, ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, ए। ये ए, अब देखो आपको पता है कि वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। अच्छा ये चले ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि ये जो भुजा होगी जो इस वर्ग की विकर्ण बन रही है, इस विकर्ण का मान कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? इस विकर्ण भुजा का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, बी डी स्क्वायर निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बी डी, अब देखिए ये तो क्या हो गया, कर्ण इस त्रिभुज की बात करते हैं, है ना, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। इसमें से एक होगा आधार और दूसरा हो जाएगा लंब, दोनों ही का मान समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब मैंने मान लिया ये लंब है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये आधार, तो ये लंब का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो बी डी का मान कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, इसको खोलेंगे अंडर रूट से, तो 2 का तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो बी डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a, ये बी डी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसका मान कितना आएगा, अंडर रूट 2a, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन के अंदर कि ये जो कोने वाले जितने भी आवेश है ना, ये इसमें देखिए कोई सा भी आप आवेश ले लीजिए, जैसे मैंने ये वाला आवेश ले लिया, ठीक है। तो इस आवेश पर बाकी जितने भी आवेश है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं, उस बलों का परिणामी बल आपको ज्ञात करना है, कि कुल बल का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जैसे ए बिंदु पर आवेश Q है, ये आवेश Q इस डी बिंदु पर आवेश है, इस पर बल लगाएगा। अच्छा किस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, क्योंकि दोनों ही आवेश का क्या है, मान समान है। देखिए समान आवेश उपस्थित है, तो समान आवेश है मतलब क्या होगा, एक दूसरे, ये समान सहजातीय आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो मतलब ये आवेश इस पर धक्का देगा, इसको धक्का देगा, तो इस दिशा में बल लगाएगा, तो ये हो गया हमारा एफ ए वेक्टर इस दिशा में। अच्छा अब यहाँ पर देखिए सी बिंदु है, सी बिंदु पर आवेश क्यू है, ये भी इस पर बल लगाएगा और उसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगा, इसको ले लिया अपन ने एफ सी वेक्टर, ये भी धक्का दे रहा है इसको। यहाँ पर देखिए क्यू बिंदु है, सॉरी बी बिंदु पर क्यू आवेश है, ये आवेश भी इस पर बल लगा रहा है। अच्छा वो किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है ना, तो ये हमारा बल क्या हो जाएगा, एफ बी वेक्टर। तो इसके परिणामी बल का मान निकालना है आपको, क्या निकालना है कि परिणामी बल का मान और उसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, ठीक है, दोनों ही ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब ये एफ ए वेक्टर आपका क्या आएगा, एफ ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए इन दोनों के मध्य बल लग रहा है कि Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 दोनों का मान क्या है, यहाँ पर भी ये भी Q है और ये भी Q है, तो दोनों Q लिख लिया, ठीक है, बट्टा R, इनके मध्य की दूरी कितनी है, A है, तो A का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अच्छा इसका मॉडुलस निकालते हैं ना, इसका परिमाण तो कितना आएगा, इसकी दिशा को मतलब परिमाण में अपने वो दिशा को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिशा बता नहीं रखी ना, ये एक्स अक्ष पर है वाई अक्ष पर, तो दिशा को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, तो के क्यू गुणा क्यू मतलब क्यू का स्क्वायर बट्टा ए का स्क्वायर,
ये तो एफ ए वेक्टर का मॉडुलस आ गया, या फिर इसको एफ ए भी लिख सकते हो, है ना। तो ये एफ ए आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। इसी तरह से आप एफ बी और एफ सी का मान निकालेंगे। एफ बी का मान क्या निकलेगा, सॉरी एफ सी, सबसे पहले एफ सी का निकालते हैं। एफ सी का मान क्या निकलेगा हमारा, कि इन दोनों आवेशों के मध्य, देखिए सी बिंदु पर आवेश और डी बिंदु पर आवेश, इन दोनों के मध्य बल लग रहा है, तो Q1 सॉरी Q और Q बट्टा इनके मध्य की दूरी कितनी, ए का स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इन दोनों बलों के मान तो अपन ने निकाल दिए। अब अपन एफ बी वेक्टर का मान निकालते हैं। देखो अब अपन निकाल रहे हैं एफ बी वेक्टर का मान, एफ बी वेक्टर। अब देखिए ये किन के मध्य लग रहा है, बी बिंदु पर जो आवेश Q है, इसके और डी बिंदु पर जो आवेश Q है, इनके मध्य एक बल लग रहा है ना। ये बी बिंदु वाला आवेश है, ये डी बिंदु पर वाले आवेश के ऊपर बल लगा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, के, बी बिंदु पर आवेश क्या है Q, डी बिंदु पर भी आवेश क्या है Q बट्टा इनके मध्य की दूरी देखिए अपन ने अभी निकाली है, तो कितनी आ रही, √2a आई, है ना। तो इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, √2a का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और दिशा को प्रदर्शित करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो देखिए के क्यू गुणा क्यू मतलब क्यू का स्क्वायर बटा √2a का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब अपन बात करेंगे परिणामी बल की। तो देखिए परिणामी बल क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए ना, अगर आप ध्यान देंगे तो एक तो देखिए यहाँ पर जैसे ये एक बल है एफ ए वेक्टर, एफ बी वेक्टर। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए कोण बन रहा होगा 90 डिग्री का, ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो बल है इस कोण को समान दो भागों में 45-45 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अगर इस एफ ए वेक्टर की बात देखिए, एफ बी वेक्टर है, ये तो इस दिशा में बल लग रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ ए वेक्टर इस दिशा में जा रहा है और यहाँ पर एफ सी वेक्टर इसके नीचे की दिशा में जा रहा है। दोनों के मध्य क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर इन दोनों जो ये दोनों जो आवेश सॉरी ये दोनों जो बल है, इन दोनों बलों का जो परिणामी बल है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों बलों का मैंने परिणामी बल मान लिया एफ डैश वेक्टर, क्या मान लिया, एफ डैश वेक्टर। और इस परिणामी बल का मान अपने को निकालना है सबसे पहले इन दोनों बलों का, क्योंकि इन देखिए दोनों विपरीत ना, अलग अलग दिशाओं में है ना। तो अपने को एक निश्चित दिशा में इन दोनों बलों का प्रभाव चाहिए। आ रही बात समझ में। ये दोनों अलग अलग दिशाओं में है, अपने को एक निश्चित दिशा में इन दोनों बलों का प्रभाव चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका परिणामी बल निकालेंगे जो कि इनके मध्य में से होकर गुजरेगा। ये देखिए इधर से भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर से भी क्या बनेगा 45 डिग्री का एंगल। तो मतलब ये एफ ए वेक्टर है, इससे एफ डैश वेक्टर भी 45 डिग्री पर होगा और एफ सी वेक्टर से भी एफ डैश वेक्टर 45 डिग्री पर होगा। इनके बीचों बीच से ये बल निकलेगा। अरे बात समझे, ये इनका परिणामी बल है। चित्रानुसार एफ ए वेक्टर तथा एफ सी वेक्टर का परिणामी बल, पहले इन दोनों बलों का परिणामी बल निकाल देते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास में, एफ डैश वेक्टर आएगा बराबर कितना होगा। अब देखिए परिणामी बल निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट में एफ, देखिए किस किस का निकाल रहे हैं, एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर का निकाल रहे हैं। तो एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। परिणामी बल निकालना हो तो आपको इस तरह से इस सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। एफ डैश वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ सी वेक्टर का स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पर अपन ने एफ ए वेक्टर एफ ए का स्क्वायर है ना, इसका मान तो अपन ने रख दिया। अब अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एफ सी का मान कितना आया था हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ सी की जगह भी मान रख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर और कोष्टक के अंदर इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, देखो अंडर रूट में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर क्यू की घात 4 बट्टा ए का स्क्वायर, मतलब इसका ए का स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, ए की घात क्या आ जाएगी 4, प्लस यहाँ पर भी देखो के का स्क्वायर क्यू की घात 4 बट्टा ए की घात कितनी आ जाएगी 4। ये दोनों समान है ना,
तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2k² q की घात 4 बट्टा a की घात 4 अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट खोल लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 k का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, k q की घात 4 का 4 का स्क्वायर, सॉरी q की घात 4 है, इसका अंडर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा, q की घात 2 बटा q की घात 4 है, सॉरी a की घात 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, a की घात 2। तो ये हमारे आ गया परिणामी बल निकला है किसके मध्य, एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर के मध्य का जो परिणामी बल है, मतलब इन दोनों बलों का एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर का जो प्रभाव होगा ना, वो इस दिशा में लगेगा। बल दोनों इधर लग रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत दिशा में लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव होगा ना, ठीक है, कि वास्तविकता में जो ये आवेश है ये गति करेगा, वो इस दिशा में गति करेगा। अगर सिर्फ आपने ये एफ बी वेक्टर नहीं लगाया, सिर्फ आपने एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर बल लगाया, तो भी आवेश है वो इस दिशा में गति करेगा, इन दोनों बलों के मध्य वाले बल की दिशा में गति करता है, ठीक है, ये इनका परिणामी बल है इन दोनों बलों का। अब अपन बात करते हैं एफ बी वेक्टर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर एक तो ये देखिए इन दोनों बलों के कारण परिणामी बल लग रहा है एफ डैश वेक्टर, ये इस दिशा में लग रहा है, इसके साथ ही एफ बी वेक्टर है, ये भी इसी दिशा में लग रहा है। तो इन दोनों बलों को जोड़ देंगे तो इस क्यू आवेश पर, डी बिंदु पर उपस्थित क्यू आवेश पर बाकी सभी आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान निकल जाएगा, या परिणामी बल का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अतः बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी बल, बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा हमारे पास में, इसको आपने प्रदर्शित कर दिया एफ वेक्टर से, प्रदर्शित किया किससे, प्रदर्शित किया एफ वेक्टर से। किसके बराबर होगा, एक तो एफ डैश वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर का जो, सॉरी ना, एफ ए वेक्टर और एफ सी वेक्टर के द्वारा जो परिणामी बल लग रहा है एफ बी एफ डैश वेक्टर, तो ये एक तो बल आ जाएगा, और प्लस में एफ बी वेक्टर, ये दो बल आ जाएंगे हमारे पास में ना। अच्छा, एफ डैश वेक्टर है, इसका मान कितना था, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बट्टा ए का स्क्वायर, और एफ बी वेक्टर इसका मान कितना था, इसका मान कितना निकाला था हमने, हाँ, एफ बी वेक्टर इसका मान कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर है ना, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो क्या आएगा, एफ वेक्टर क्या आएगा हमारे पास में, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, जो कॉमन है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कर दिया बाहर, अंदर क्या रहेगा, अंडर रूट 2 प्लस 2, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो मतलब बिंदु डी पर जो आवेश है उस पर लगने वाले कुल बल या परिणामी बल का मान कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोष्टक के अंदर अंडर रूट 2 प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपके परिणामी बल का मान यहाँ पर देखिए, ये अच्छा, इसकी दिशा किस तरफ होगी, देखिए ये दोनों बल एक ही दिशा में, इस दिशा में गति कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो इनका परिणामी बल होगा बिंदु डी पर लगने वाले सभी बलों के कारण जो परिणामी बल आएगा एफ वेक्टर, वो भी क्या आएगा, इसी दिशा में गति करेगा, दिखती बात है, वो तो चित्र से अपन देख सकते हैं। तो दिशा किस तरफ होगी, अपन कह सकते हैं दिशा किस तरफ होगी, एफ बी वेक्टर तथा एफ वेक्टर की दिशा के अनुदिश, अनुदिश, है ना। एफ बी वेक्टर और एफ ए वेक्टर जिस दिशा में गति कर रहे हैं ना, उसी दिशा में ये परिणामी बल लगेगा, के अनुदिश परिणामी बल की दिशा होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।